हेलो, नमस्कार दोस्तों। परीक्षा मित्र के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस के एक नए टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे आज, हरित राजनीति, ग्रीन पॉलिटिक्स। इसे इकोलॉजिज्म भी कहा जाता है, पारिस्थितिकीवाद। यूजीसी नेट के सिलेबस में तो ये यूनिट फर्स्ट में है, पारिस्थितिकीवाद नाम से। और जो आरपीएससी में कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी है उसमें ये ग्रीन पॉलिटिक्स के नाम से है। दोनों में एक ही चीज़ें पढ़नी है, एक ही टॉपिक है, केवल नाम इनका अलग अलग है। और भी बहुत सारे नामों से इन्हें बोला जाता है। देखते हैं क्या है। हरित राजनीति का प्रारंभ 1960-70 के दशक में माना जाता है। देखो, जितने भी समकालीन सिद्धांत हैं ये 1970 के दशक के आसपास ही आते हैं, चाहे वो नारीवादी है, पारिस्थितिकीवाद है, बहुसंस्कृतिवाद है, उत्तर आधुनिकतावाद है। ये से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो 1970 के आसपास डेवलप होते हैं। उसका कारण है जॉन रॉल्स की बुक, जॉन रॉल्स की जो बुक आती है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें वो फिर से नए सिद्धांतों का पुनरुत्थान का जनक कहा जाता है कि एक टाइम आया 1945 के बाद जब सिद्धांत बनने बंद हो गए, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था, पहला विश्व युद्ध हो चुका था उसके पहले। तो ऐसा माना जा रहा था कि जो सिद्धांत आए जिनका उद्देश्य था राजनीति विज्ञान को विकसित करना, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना, वहाँ पे वो सफल नहीं हो सका। लेकिन जॉन रॉल्स की बुक आती है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें वो एक पिछड़े हुए वर्ग को आगे लाने की बात करते हैं कि किस तरीके से उसे आगे लाया जा सकता है। जो समाज में पिछड़ा हुआ एक वर्ग है, तब लोगों को पता चलता है, नारीवादियों को पता चलता है कि हम पुरुषों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को पता चलता है कि हमें दूसरे देशों में नागरिकता के अधिकार नहीं मिले हैं। नागरिकता के अधिकारों का महत्व वही व्यक्ति समझ सकता है जो किसी दूसरे देश में जाता है, उसे नागरिकता नहीं प्राप्त होती है। अपन भारत में रहते हैं, अपने को नागरिकता शुरू से प्राप्त है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा नहीं पता है अपने को। तो ऐसे नए सिद्धांत है, उत्तर आधुनिकतावाद है कि पुरानी चीज़ों पर चर्चाएं क्यों नहीं होती हैं, क्यों इन महावृतांतों को ग्रंथों में जो लिख दिया गया है उनको सही मान लिया गया है। इन्होंने एक तरफा ही बातें की हैं। पारिस्थितिकवादियों ने कहा कि पर्यावरण की कभी बात ही नहीं की आप लोगों ने, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से सिद्धांत 1970 के दशक आने का जो मुख्य कारण है वो जॉन रॉल्स की बुक थी ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसीलिए जॉन रॉल्स को सिद्धांतों के पुनरुत्थान का जनक भी कहा जाता है। तो आगे चलते हैं अपन। तो हरित राजनीति जो इकोलॉजिज्म सिस्टम है, जो ग्रीन पॉलिटिक्स थ्योरी है, इन सब का विकास 1960-70 के दशक से माना जाता है। इसे हरित दर्शन भी कहा जाता है, ग्रीन फिलोसॉफी, ग्रीन आइडियोलॉजी। इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति अंतर संबंधपूर्ण। अपन दो चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर। एक तो आएगा मानव केंद्रित अध्ययन, जिसमें मानव मुख्य केंद्र में है, जैसे उदारवाद के केंद्र में मानव है, समाजवाद के केंद्र में समाज है, यानी मानव केंद्रित अध्ययन। और एक दूसरा आएगा प्रकृति केंद्रित अध्ययन, जो प्रकृति के ऊपर बल देता है। एक सेकेंड, क्षमा प्रार्थी। तो देखिए, आपने भी चाहे कितना भी इकोलॉजिज्म पढ़ाओ, कितने भी बढ़िया तरीके से पढ़ाओ, लेकिन आज अपन बहुत कुछ अपन इसमें नया सीखने वाले हैं। तो इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति अंतर संबंधपूर्ण है, यानी मनुष्य के साथ में इसका अंतर संबंध है। और मनुष्य के साथ में ही नहीं, बल्कि जो मानव है, मानव के अलावा यहाँ पे गैर मानव है, जो पशु है गैर मानव है। और तीसरी बात करता है निर्जीव, पहाड़, पत्थर, इन सब के अंदर अंतर संबंध पाया जाता है, एक दूसरे पर निर्भरता है। यदि एक भी इनमें से एक को भी यदि नुकसान पहुंचाया जाता है तो स्वतः ही दूसरे को नुकसान होने लग जाता है। और इसको अपन कोविड महामारी के रूप में देख भी रहे हैं वर्तमान में कि क्या स्थिति हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति में हस्तक्षेप करने के कारण ही ऐसा हुआ है। यह अवधारणा पारंपरिक विचारधाराओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्यों लगाती है?
क्योंकि इन विचारधाराओं ने, कौन सी विचारधाराएं, जो आज तक आपने जो भी विचारधाराओं का नाम पॉलिटिकल साइंस में सुना है पढ़ते वक्त, चाहे वो उदारवाद है, अनुदारवाद है, समाजवाद है, इन सारी विचारधाराओं ने आज तक कभी भी प्रकृति के बारे में बात नहीं की। इन्होंने हमेशा मनुष्य को ही महत्व दिया है। तो मानव केंद्रित अध्ययन की बात करते हैं, इसलिए सारी अवधारणाएं बेकार हैं, इनकी आलोचनाएं की जाती हैं, इन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। पारंपरिक विचारधाराओं में मानव केंद्रित अध्ययन पर बल दिया गया, न कि प्रकृति केंद्रित अध्ययन पर। मनुष्य अस्तित्व का केंद्र बिंदु नहीं है। अस्तित्व प्रकृति के कारण मनुष्य का अस्तित्व है। देखिए, जब उदारवादी आएंगे तो उदारवादी क्या कहेंगे कि मनुष्य इसलिए प्रकृति है, और जब अपन इकोलॉजिज्म में पढ़ रहे हैं तो जो पर्यावरणविद हैं वो क्या कहेंगे कि प्रकृति को बचाओ तो मनुष्य का भी अपने आप अस्तित्व बना रहेगा। ग्रीन राजनीतिक उत्पत्ति और विकास किस तरीके से होता है वो अपन देखते हैं थोड़ा सा। ग्रीन राजनीति की उत्पत्ति और विकास 1960-70 के दशक से प्रारंभ होता है ये। इस सिद्धांत को प्राचीन मूर्ति पूजा के धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म में भी देखा जा सकता है, जिसमें पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, पशुओं की पूजाएं की जाती हैं, कभी नागपंचमी मनाते हैं, कभी वटवृक्ष की पूजा करते हैं, कभी आंवला नवमी पूजते हैं। यानी ये किसका संकेत दे रही हैं? ये प्रकृति को बचाने का संकेत दे रहे हैं। तो इनको हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में देखा जा सकता है। औद्योगिकरण की विरोधी ये विचारधारा, पारिस्थितिकी असंतुलन के विरोध में विचारधारा पनपी है। विलियम मॉरिस, पीटर क्रोपटकिन, थॉमस हार्डी जैसे उपन्यासकारों ने ग्रामीण काव्य लिखे और प्रकृति की ओर वापसी, रिटर्न टू नेचर आंदोलन हुआ जर्मनी में। देखो, जर्मनी पर्यावरण को बचाने में हमेशा आगे रहा है। आज भी एक ये याद रख लेना, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। 2022 तक जर्मनी अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद कर देगा। भारत बना रहा है और जर्मनी बंद कर रहा है, तो ऐसी स्थिति है। और जर्मनी में पर्यावरणीय आंदोलन सबसे ज़्यादा हुए हैं और आज भी पर्यावरण हितैषी कार्य जर्मनी में बहुत किए जाते हैं। उत्तर भौतिकतावाद की अवधारणा विकसित हुई। उत्तर भौतिकतावाद क्या है? भौतिकतावादी अवधारणा है वो अवधारणा है जो उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देती है। जो ऐसी संस्कृति है भौतिकतावाद जिसे ये पता चल जाए कि अगले महीने 10,000 रुपये आने वाले हैं, तो इसी महीने में 10,000 रुपये का चाहे कर्जा करके खर्चा कर देंगे, लेकिन खर्च कर देंगे उसको। यह है उपभोक्तावादी संस्कृति। लेकिन उत्तर भौतिकतावादी संस्कृति है या उत्तर भौतिकतावाद जो सिद्धांत है, ये पर्यावरण हितैषी है। ये भौतिक समृद्धि को महत्वपूर्ण नहीं मानता है, बल्कि आत्मकल्याण, व्यक्ति को खुशी कितनी प्राप्त हो रही है, इस आत्मकल्याण को महत्वपूर्ण मानता है। और अगली लाइन में ये बात लिखी है कि उत्तर भौतिकतावाद की अवधारणा ग्रीन राजनीति सिद्धांत से जुड़ी है, जिसके अनुसार भौतिक समृद्धि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आत्मसुख, आत्मकल्याण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास मानव जाति के अस्तित्व और पृथ्वी ग्रह के लिए खतरा है। राचेल कार्सन की ये बुक पूछ भी गई है एग्जाम में। द साइलेंट स्प्रिंग है राचेल कार्सन की बुक, द साइलेंट स्प्रिंग 1962 में आई। इसने पारिस्थितिकी संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया। ये वो दौर है जब पर्यावरण को नुकसान होने लगा था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो नुकसान हुए पर्यावरण को वो दिखाई देने लगे थे, और 1970 के दशक आते आते पर्यावरणीय सम्मेलन होने लग गए थे। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 इसमें पहला पर्यावरणीय सम्मेलन माना जाता है। तो राचेल कार्सन की बुक आगे आई थी द साइलेंट स्प्रिंग। इसने पहली बार पारिस्थितिकी संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया। कीटनाशकों और अन्य कृषि रसायनों के बढ़ते उपयोग से वन्य जीवों और मानव दुनिया को हुए नुकसानों की समालोचनाएं की इसने। महत्व भी बताया, ऐसा नहीं था महत्व नहीं बताया या पूर्ण रूप से आलोचना की, लेकिन इसने इनको गलत बताया। एडलिच हैरिसन की बुक है हाउ टू बी ए सर्वाइवर, हम कैसे सर्वाइव करेंगे ऐसी परिस्थितियों में। गोल्ड स्मिथ ब्लूप्रिंट फॉर सर्वाइवल बुक है इसकी। अनौपचारिक यूएन रिपोर्ट ओनली वन वर्थ करके आई थी एक। क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट द लिमिट्स टू ग्रोथ आई 1972 में। और 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन होता है पर्यावरण को बचाने के लिए। स्टॉकहोम, एक तो दो स्टॉकहोम है, तो ये जो स्टॉकहोम है जहाँ पे ये 1972 का सम्मेलन हुआ, ये अमेरिका में है।
ऐसे ही सतत विकास की अवधारणा आई। सतत विकास क्या होता है? जो पंचवर्षीय योजना थी भारत की, उसकी थीम भी थी सतत त्वरित विकास। सतत विकास होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन दोहन उतना ही किया जाए जितनी आज अपनी आवश्यकता है, और आगे जो पीढ़ी है उसके लिए भी संरक्षित रहे, यानी सतत आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका दोहन कर सके, इन संसाधनों का उपयोग कर सके, वो है सतत विकास के उदाहरण। ये सबसे पहले विश्व पर्यावरण और विकास आयोग यानी यूनाइटेड नेशंस एंड डेवलपमेंट, यूएनडीसी ने ये सबसे पहले दिया था 1987 में। इस आयोग के अध्यक्ष ग्रो ब्रूटलैंड थे, इसलिए इसको आगे देखते हैं अपन। भौतिकतावाद के कारण मनुष्य ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। ग्रीन विचारधारा, ग्रीन आइडियोलॉजी पारिस्थितिकी केंद्रवाद का पक्षधर है तथा मानव शास्त्र को चुनौती देता है। अब आते हैं आर्नेनेस, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आर्नेनेस। उथले पारिस्थितिकी, गहन पारिस्थितिकी, दो भागों में पारिस्थितिकी इकोलॉजी को विभाजित करता है, यानी शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी। बताता है कि क्या होती है शैलो इकोलॉजी और क्या होती है डीप इकोलॉजी। देखो, शैलो इकोलॉजी जो है ये मानव केंद्रित अध्ययन की बात करता है, और जैसे उदारवादी हैं, पूंजीवादी हैं, ये मानव केंद्रित अध्ययन की बात करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कॉप से बाहर हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप, आप लोगों को पता हो, जो COP 21 जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था, जिसमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, उनसे बाहर हो गया था उस एग्रीमेंट से। क्यों बाहर हो गया था? क्योंकि वो पूंजीवादी व्यक्ति है, और पूंजीवादी ये मानते हैं कि आप संसाधनों का दोहन कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह पे एक पेड़ लगा दो, ऐसा उनका मानना है। तो ये है शैलो इकोलॉजी, जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य रखते हैं। गहन पारिस्थितिकीवादियों के लिए पर्यावरण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रकृति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे राजस्थान में खेजड़ली पर्यावरणीय आंदोलन हुआ, अमृता बिश्नोई ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ये है गहन पारिस्थितिकीवादी। तो इसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि उथला या मानवतावादी परिप्रेक्ष्य शैलो इकोलॉजी, ये दृष्टिकोण मानता है कि यदि हम प्राकृतिक दुनिया का संरक्षण और पोषण करते हैं तो ये मानव जीवन को बनाए रखेगा, यानी इसके केंद्र में मानव है। ये मानव के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति को देखता है। विचारक इस दृष्टिकोण को हल्का या प्रबुद्ध मानव विज्ञान के रूप में देखते हैं। ये संपोषणीयता और संरक्षण जैसे मूल्यों से जुड़ी हुई अवधारणा है। फिर देखिए, दूसरा है डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी उसका उल्टा हो जाएगा, ये प्रकृति को केंद्र में रखता है, पारिस्थितिकीवाद और मानव केंद्रवाद के मध्य अंतर करता है। मानव प्रजाति अन्य प्रजातियों के समान ही है, यानी मानव जो अपने आप को ये कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, बल्कि जैसे अन्य प्रजातियों का महत्व है पर्यावरण के लिए, ऐसे ही या अन्य जो प्रजातियाँ हैं वैसे मनुष्य भी एक प्रजाति है, वो इनमें सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है। मानव जीवन को प्रकृति बनाए रखना चाहिए। ये दृष्टिकोण जीव वैज्ञानिक समानता, विविधता और विकेंद्रीकरण जैसे मूल्यों से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे क्या क्या है। जीव वैज्ञानिक समानता यानी सभी जीव समान हैं, विविधता और विकेंद्रीकरण जैसे मूल्यों से जुड़ा हुआ है। ये क्या है, इन तीनों को अपन डिटेल में समझेंगे अभी इसी वीडियो में। आगे समग्रता एक कॉन्सेप्ट आएगा दूसरा, समग्रता। समग्रता का मतलब है सब एक है। सब कौन? मनुष्य, गैर मनुष्य और निर्जीव। मनुष्य जो अपने आप, तो इनका अध्ययन भी क्या है, समग्र रूप से किया जाना चाहिए कि यदि एक भी इनमें से एक को भी यदि नुकसान पहुंच रहा है तो वो पूरे पारिस्थितिकी सिस्टम को बिगाड़ सकता है। वर्ष 1926 में जन स्मर्श द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। समग्रता का अर्थ है संपूर्ण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भागों की तुलना में संपूर्ण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इसमें मनुष्य है,
ठीक है। इसमें गैर मनुष्य है और ये पूरी प्रकृति है जो निर्जीव है। अब इसको समग्र रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए कि एक को भी यदि नुकसान हो रहा है तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो सकता है। मनुष्य तो केवल इसका एक भाग है। मनुष्य जो है ये तो केवल इसका एक भाग है। आप केवल मनुष्य का अध्ययन करो या केवल निर्जीवों के बारे में ही सोचो या केवल जो गैर मानव है उनके बारे में ही सोचो तो ये गलत है। ऐसा मानना है इस थ्योरी का, इस सिद्धांत का, समग्रता का, जो सबसे पहले दिया किसने है? जॉन स्मर्ट्स ने। इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं फ्रिट्ज ऑफ कैपरा। कैपरा की बुक है द टर्निंग पॉइंट। समकालीन पर्यावरण संकट का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करते हैं। इसे कैपरा ऑर्थोडॉक्स साइंस से समझाने का प्रयास करते हैं। ऑर्थोडॉक्स साइंस क्या है? ऑर्थोडॉक्स साइंस कार्टेशियन न्यूटनियन प्रतिमान के रूप में संदर्भित है। कार्टेशियन एक विचारक होता है देकार्ते। देकार्ते की जो थ्योरी है, मैथमेटिशियन थे, इसको कार्टेशियन पद्धति कहा जाता है और न्यूटन की जो पद्धति है इसको न्यूटनियन प्रतिमान कहा जाता है। तो इन के विचारों को आधार मान करके ये रूढ़िवादी विज्ञान ऑर्थोडॉक्स साइंस को समझाने का प्रयास करते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं, देकार्ते या न्यूटन जैसे लोग हैं, ये मनुष्य को मशीन मानते हैं। रेने देकार्ते और न्यूटन जैसे वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों में ऐसे विचार दुनिया को एक मशीन के रूप में चित्रित करते हैं। ये 17वीं सदी के दार्शनिक हैं। यानी विज्ञान प्रकृति को एक मशीन मान लेता है, जिसका अर्थ है कि ऐसी भी अन्य मशीन की तरह इसे बदला जा सकता है। जैसे मशीनों को बदला जा सकता है तो मनुष्य को बदला जा सकता है, उसकी मरम्मत की जा सकती है, सुधार किया जा सकता है। यह प्रकृति भी एक मशीन है, इनका ये मानना है, जो खुद का बैलेंस खुद ही बना लेगी। और डोनाल्ड ट्रंप जब COP21 से बाहर हुए थे तब उन्होंने ये कहा था कि प्रकृति अपना बैलेंस खुद ही बना लेगी, और वही हो रहा है। आज जो अपन देख रहे हैं चमोली में ग्लेशियर फट रहे हैं, ऐसी इस माहौल में भी जो वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अप्रैल का महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, और ऐसे महीने में भी शिमला के अंदर बर्फ़बारी हो रही है। ये प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है। तो ये सही है कि प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, मशीन की तरह है, लेकिन मनुष्य का दायित्व है कि उसे बचाए रखना। जबकि यहाँ पर वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि खुद ही बैलेंस बना लेगी। कौन से वैज्ञानिक? जो देकार्ते और न्यूटनियन पद्धति पर आधारित है। जैव केंद्रित समानता, गाया परिकल्पना, पारिस्थितिकी और नारीवाद, ऐसे दृष्टिकोणों को विकसित करने की आवश्यकता है, ऐसा कहना है कैपरा का। सभी चीज़ों को आदिम धर्मों के समान जीवित समझा जाना चाहिए। जैसे भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में पत्थरों को, नदियों को, पहाड़ों को, पृथ्वी को, इनको जीवित समझा जाता है। ऐसे यूनानी संस्कृति में भी, जो रोमन संस्कृतियाँ हैं, उनमें भी इनको जीवित समझा जाता है। तो इन टॉपिक्स को समझेंगे अपन। जैव केंद्रित समानता क्या है, गाया परिकल्पना क्या है, पारिस्थितिकी क्या है और नारीवाद यानी पारिस्थितिकी नारीवाद क्या है, एक ही है ये, इनको अपन समझते हैं। जैव केंद्रित समानता क्या है? नाम से पता चल रहा है। जैव केंद्रित समानता की संकल्पना के अनुसार जीवमंडल में सभी जीव और संस्थाएं समान नैतिक मूल्य हैं। इसमें प्रकृति की भलाई की अभिव्यक्ति है। दूसरी है गाया परिकल्पना। गाया परिकल्पना देने वाला विचारक है जेम्स लवलॉक। लवलॉक नाम है इसका, नॉट लवलॉक, ठीक है, लवलॉक। गाया पृथ्वी को कहते हैं ग्रीक में, ग्रीक लैंग्वेज में पृथ्वी को गाया कहते हैं और इसे देवी माना जाता है। जिसे अपन धरती को माता कह करके बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पर गाया बोला जाता है। ये संकल्पना पृथ्वी को एक जीवित इकाई के रूप में समझती है। पृथ्वी भी अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है। जीवमंडल, वायुमंडल, महासागर, मिट्टी आदि ठीक उसी प्रकार अपना आत्म विनियमन व्यवहार करते हैं जैसा कि अपना जीवन करता है। गाया ने हेमोस्टियस गतिशील संतुलन को तब भी बनाए रखा जब सौर प्रणाली में बड़े बदलाव हुए। यानी मनुष्य की फितरत होती है कि वो लालची है, और उस लालच के अंदर वो प्रकृति का इस तरीके से दोहन किया उसने कई बार।
हमेशा ऐसा दोहन किया है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा है। और ज्योग्राफी में अपन देखते हैं जैसे जुरासिक काल आता है जिसमें डायनासोर पाए जाते थे और आज नहीं है। तो ये कह रहा है कि सौर प्रणाली में बड़े बदलाव हुए हैं कि कई जीव आए और कई जीव नष्ट हो गए आज, लेकिन फिर भी प्रकृति का संतुलन बना रहा। प्रकृति ने अपने आप को संतुलित किया, खत्म नहीं होने दिया। तो गाया का विचार एक पारिस्थितिकी विचारधारा के रूप में विकसित हुआ है जो शक्तिशाली संदेश को व्यक्त करता है कि मानव ग्रह के स्वास्थ्य का सम्मान करें और संसाधनों के संरक्षण के लिए कार्य करें। तीसरा है संपोषणीयता, जैव केंद्रित। दूसरा पटा गाया परिकल्पना। तीसरा आता है संपोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी, सततता बोल देते हैं इसको। ये संकल्पना सतत विकास पर बल देती है। सतत विकास जिसमें अपन ने पढ़ा है कि संसाधनों का दोहन ऐसे किया जाए कि आज अपन भी उपयोग कर सकें और जब भविष्य की पीढ़ियाँ आएँ तो उनके लिए भी ये काम में आ सकें। इससे जुड़ी एक अवधारणा है स्पेसशिप अर्थ, स्पेस गैप देना। इन सतत विकास से जुड़ी अवधारणा है पृथ्वी पर जितनी भी संपत्ति है वह सीमित है और समाप्त होने वाली है, इसलिए गैर नवीनीकरण संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग करो। गैर नवीनीकरण संसाधन जैसे कोयला एक दिन समाप्त हो जाएगा, ऐसे प्रयोग करोगे तो उनका न्यूनतम प्रयोग करो। लेकिन जैसे नवीकरणीय संसाधन है सूरज, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी हवा, पानी, ये हमेशा बने रहेंगे जब तक धरती रहेगी। तो ऐसे संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करो। गैर नवीनीकरण संसाधन है जो समाप्त होने वाले हैं उनका कम प्रयोग करो। और ये विचार सर्वप्रथम देने वाले विचारक या इस स्पेसशिप अर्थ से जुड़े हुए जो विचारक हैं वो है केनेथ बोल्डिंग। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्वामित्व से अस्तित्व की ओर। स्वामित्व से अस्तित्व की ओर का मतलब ये है कि मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति के कारण बना हुआ है। एक हल्का सा भूकंप का झटकाया गया मनुष्य, धरती ने जिस दिन अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की और मनुष्य को खतरा हुआ। लेकिन मनुष्य ने इस प्रकृति का स्वामी समझ लिया खुद को। तो यह स्वामित्व से अस्तित्व की ओर, स्वामी नहीं समझे खुद को, बल्कि खुद को प्रकृति के रूप में अपना अस्तित्व माने कि प्रकृति है तो मेरा अस्तित्व बना हुआ है। इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य को प्रकृति का स्वामी नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्रकृति के साथ अपना अस्तित्व समझना चाहिए। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर हरित राजनीति भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की निम्न आधारों पर आलोचना करते हैं। तो ये भौतिकतावाद की आलोचना करते हैं और खुद का जो कंसेप्ट है उसको उत्तर भौतिकतावाद बोलते हैं। और जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं अधिकाधिक भौतिक इच्छाएं पैदा कर उपभोक्ताओं को असंतोष की एक निरंतर स्थिति में छोड़ देता है। भौतिकतावाद प्रकृति को एक संसाधन या वस्तु समझ लेते हैं। व्यक्ति की खुशी को अपनाने का पैमाना भौतिक संपत्ति को बना दिया जाता है। ग्रीन विचारधारा उत्तर भौतिकतावाद की अवधारणा देती है जिसमें भौतिक या आर्थिक आवश्यकताओं के ऊपर आत्मसम्मान, आत्मसुख की प्राप्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले भी ये पॉइंट आया था कि कल्याण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर पॉइंट आता है हरित राजनीति के प्रकार। क्या प्रकार डिसाइड है? मॉडर्निस्ट इकोलॉजी, इसमें उदारवादी आएंगे जिनके बारे में अपन ने पढ़ा है। मॉडर्निस्ट इकोलॉजी में भी थोड़ा बहुत बताया मैंने। जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी वो इसी पर आधारित थी। प्रकृति खुद ही संतुलन बना लेगी। एक पेड़ उपयोग कर रहे हो तो एक पेड़ लगा दो, चाहे वो लगे 25 साल बाद में, लेकिन लगा दो। ऐसी विचारधारा है ये। सामाजिक पारिस्थितिकीवाद की 3 शाखाएं आएंगी, पारिस्थितिकी समाजवाद, पारिस्थितिकी अराजकतावाद और पारिस्थितिकी नारीवाद। समाजवादी क्या कहेंगे कि ये जो उदारवादी हैं, आधुनिक पारिस्थितिकीवादी हैं, मॉडर्निस्ट इकोलॉजिस्ट हैं, ये इनकी थ्योरी गलत है। ठीक है, हम पर्यावरण को बचाएंगे, पूंजीवाद को समाप्त कर दो, पर्यावरण खुद ही बच जाएगा, ऐसी बातें करते हैं। पारिस्थितिकी अराजकतावादी कहेंगे कि राज्य का अस्तित्व है, राज्य ऐसे काम करवाता है, राज्य चाहे तो ऐसे काम हो ही नहीं, इसलिए राज्य को समाप्त कर दो। पारिस्थितिकी नारीवादी कहेंगे कि आज तक जितनी भी अवधारणाएं आई हैं ना, ये मानव केंद्रित है और ये पुरुष प्रधान है, क्योंकि ये बनाने में नीतियाँ बनाने में किसने बनाई है? उदारवाद देने वाला जॉन लॉक पुरुष है। समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन, ये भी पुरुष है। अनुदारवाद का जनक
उदारवाद एडमंड बर्ग, ये भी पुरुष है। तो पुरुषों ने बनाई है और पुरुषों में संवेदनशीलता नहीं होती है, महिलाओं में ज़्यादा संवेदनशीलता होती है, इसलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए, तब पर्यावरण बच सकता है, ऐसी बात करेंगे। फिर आएंगे डीप इकोलॉजी। आर्नेनेस ने जो थ्योरी दी है वो है डीप इकोलॉजी। तो बताइए ना, शुरू में अपन देखी थी आर्नेनेस की, एक सेलो इकोलॉजी थी जो मानव केंद्रित अध्ययन की बात करती है, एक है डीप इकोलॉजी जो कि प्रकृति केंद्रित अध्ययन की बात करती है। इस प्रकार 3 भागों में हरित राजनीति को बांटा गया है। इनको डिटेल में देखते हैं अपन। आधुनिक पारिस्थितिकी, इस पर उदारवाद और रूढ़िवाद का प्रभाव है। इसे सुधारवादी पारिस्थितिकीवादी भी कहा जाता है। ये सेलो और ह्यूमनिस्ट इकोलॉजी का ही भाग है, जो आर्नेनेस 2 भाग बताता है, सेलो इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी। इस विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद में रहते हुए पारिस्थितिकी के साथ संतुलन बिठाया जाना चाहिए। पूंजीवाद नहीं छोड़ते ये, चाहे कोविड-19 आए तो सारे पैसे वाले उस देश में जाकर के बस गए जहाँ पर ये इसका कोविड का प्रभाव कम है या है ही नहीं, ऐसे देश में जाकर के बस गए। तो इन लोगों का मानना है कि पैसा होगा तो सारी व्यवस्था खुद ही हो जाएगी, पर इस पर्यावरण के साथ संतुलन बैठाओ। पूंजीवादी आधुनिकता की केंद्रीय विशेषताओं को अस्वीकार नहीं करता है। व्यक्तिगत आत्मतलाश, भौतिकवाद, आर्थिक विकास, सतत विकास का समर्थन करता है, जो पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाते हुए विकास चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें अपन ने पढ़ा। आगे चलते हैं अपन। आपका पूरा पारिस्थितिकीवादी जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया से कवर हो जाएगा, कहीं भी आपको इसमें कोई शिकायत नहीं रहेगी। पर्यावरण में सुधार चाहते हैं लेकिन कोई सामाजिक क्रांति नहीं लाना चाहते। ग्रीन कैपिटलिज्म का विचार का समर्थन करते हैं कि पर्यावरण के लिए यदि आप पैसा कमा रहे हो तो पर्यावरण के लिए खर्च करो कुछ। सामाजिक पारिस्थितिकी देखते हैं अपन। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाला विचारक है मरे बुकाचिन, जिसने सामाजिक पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ये सिद्धांत सामाजिक संगठनों पर लागू किया जा सकता है। पर्यावरण में जो गिरावट देखने को मिली है इसका कारण सामाजिक संगठनों में तालमेल का अभाव होना है, अतः मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे। अब इसकी 3 शाखाएं हैं जिनके बारे में ऊपर चर्चा की अपन ने। पारिस्थितिकी समाजवाद, पारिस्थितिकी अराजकतावाद और पारिस्थितिकी नारीवाद। क्या है ये देखो। पारिस्थितिकी समाजवाद, ये पूंजीवाद को गालियां देगा भी। समाजवाद के साथ जुड़ी हुई ग्रीन विचारधारा और पर्यावरण का पतन का मूल कारण मानता है पूंजीवाद को। समाजवाद वैसे पूंजीवाद का विरोधी है। पूंजीवाद पर्यावरण का शत्रु है जबकि समाजवाद इसका मित्र है। इको सोशलिज्म की मुख्य विषय वस्तु यानी पारिस्थितिकी समाजवाद की मुख्य विषय वस्तु कमोडिफिकेशन, वस्तुओं की खरीद फरोख्त का अंत करना, संपत्ति का सामूहिकरण करना है, उपयोग के लिए उत्पादन करना है कि फालतू में नहीं, जितना आपको काम आ रहा है ना उतना उपयोग करो। अगर एक चेयर की ज़रूरत है तो एक ही चेयर लाओ, 10 चेयर लाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे पातियाँ बिछा करके बैठ जाओ चाहे। पारिस्थितिकी समाजवाद का मुख्य लक्ष्य पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना करना है। दूसरा आता है पारिस्थितिकी समाजवाद। तो देखो, पारिस्थितिकी समाजवाद से जुड़ा हुआ विचारक है मरे बुकाचिन। और पारिस्थितिकी अराजकतावाद देखते हैं। राज्य विहीन समाज में विश्वास करता है। अराजकतावाद आ गया तो राज्य को तो चाहते नहीं है ये। प्रमुख अराजकतावादी विचारकों के नाम पता है आपको? जैसे पुरुंदो आता है, क्रॉप्टकिन आता है, पढ़ेंगे अपन अराजकतावाद को भी। ये प्रमुख अराजकतावादी विचारक है जो राज्य को नहीं चाहते हैं। गांधी जी भी राज्य नहीं चाहते हैं, लेकिन गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी हैं। तो पारिस्थितिकी अराजकतावाद क्या है? तो पहली विशेषता तो ये आ गई कि राज्य विहीन समाज में विश्वास करते हैं जिसमें मनुष्य के बीच सम्मान, सामाजिक एकजुटता, सामंजस्य होगा। ऐसे समाज की समृद्धि इसकी विविधता और विविधता पर आधारित है, यानी वेराइटी और डाइवर्सिटी पर आधारित है। इको अनार्किज्म यानी पारिस्थितिकी अराजकतावाद विचारधारा किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता को नहीं मानती है। बाहरी नियंत्रण का मतलब ये राज्य की आवश्यकता को ही नहीं मानता है। ये कहता है कि प्रकृति को हम बैलेंस्ड कर लेंगे, मनुष्य बैलेंस्ड कर लेगा, समाज बैलेंस्ड कर लेगा, किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकृति में संतुलन या सामंजस्य पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में स्वतः विकसित होता है।
ये विचारधारा विकेंद्रीकरण को मानती है केंद्रीकरण की जगह पर। मनुष्य को आत्म प्रबंधन करना चाहिए, ये उपभोक्तावाद की आलोचना करते हैं। राजनीतिक प्राधिकार की संरचनाओं को समाप्त कर देना चाहते हैं। मरे बुकाचिन इस विचारधारा के प्रमुख विद्वान हैं। तो देखो, पारिस्थितिकी समाजवाद और पारिस्थितिकी अराजकतावाद दोनों से जुड़ा हुआ विचारक है मरे बुकाचिन। ठीक है, अब आता है पारिस्थितिकी नारीवाद क्या है। तो नारीवादी तो पुरुषों को गालियाँ देंगे, अब जैसे समाजवादियों ने पूंजीवादियों को गालियाँ दी है। पारिस्थितिकी नारीवाद क्या है, और इससे जुड़े विचारक मेरी डेली हैं, अपने भारत में वंदना शिवा है, मेधा पाटकर हैं। ये ऐसी नारियां हैं जो पर्यावरण को बचाना चाहती हैं। अमृता बिश्नोई भी इसी का एक पार्ट है, हालांकि वो इस अवधारणा के भी पहले की हैं, बहुत पहले की हैं, लेकिन फिर भी ये जुड़ी हुई हैं। चिपको आंदोलन जो हुआ था उसमें जिन महिलाओं ने भाग लिया वो भी पारिस्थितिकी नारीवाद में शामिल है। नारीवाद के साथ जुड़ी विचारधारा जो पर्यावरण के पतन का कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था को मानती हैं। प्रकृति मानव जाति से नहीं बल्कि पुरुषों और पुरुष सत्ता की संस्थाओं से खतरे में है, अतः पितृसत्तात्मक व्यवस्था को उखाड़कर मातृ सत्तात्मक व्यवस्था स्थापित की जाए। महिला में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशीलता होती है, अतः महिलाओं का प्रकृति से जुड़ाव ज़्यादा होगा बजाय पुरुषों के। पुरुषों का जुड़ाव संस्कृति के साथ ज़्यादा होता है, प्रकृति के साथ कम होता है। जो हजारों साल से जो संस्कृति चली आ रही है उसको बनाए रखना चाहता है पुरुष, उसको बदलना नहीं चाहता है। तो पुरुषों का जुड़ाव संस्कृति के साथ ज़्यादा होता है, प्रकृति के साथ कम होता है, और महिला का जुड़ाव प्रकृति के साथ में ज़्यादा होता है। लास्ट, डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी। जैसा कि अपन ने शुरू में पढ़ा, आर्ने नेस ने इस शब्द का प्रयोग किया। इसे इकोसेंट्रिज्म, इकोसॉफी, इको फिलोसॉफी भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी और मानव विज्ञान बेमेल है, इसका ही मानना है। मानव जीवन का उद्देश्य प्रकृति को सुरक्षित करता है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म की धारणा को खारिज करता है। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एक ऐसी धारणा है जो कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानती है, जबकि समग्रतावादी क्या कहते हैं कि मनुष्य हो चाहे गैर मनुष्य यानी पशु हो या निर्जीव हो, ये सब एक है, इनका समग्र रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए, ना कि अलग अलग। जबकि एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एक ऐसी धारणा है जो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानती है। प्रकृति नैतिकता का स्रोत है, प्रकृति को क्रांतिकारी समग्रता मानता है, यानी प्रकृति के अध्ययन में समग्रता को शामिल किया जाना चाहिए, ये कहता है डीप इकोलॉजी। प्रकृति साध्य नहीं है बल्कि प्रकृति अंतर्विहित मूल्य है। ये जीव वैज्ञानिक समानता, विविधता और विकेंद्रीकरण जैसे मूल्य से जुड़ी हुई है। मनुष्य चेतना की जगह पारिस्थितिकी चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना पर बल देना चाहिए। ये यंत्रवत अणुवादी विश्व दृष्टिकोण को समाप्त करना चाहता है। संबंधित तथ्य, हरित राजनीति से संबंधित प्रमुख विद्वान है अर्नल्ड फ्रेडरिक शूमाकर, जर्मनी में जन्म हुआ इनका, और इनकी बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये लिखा हुआ है इसमें, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये बुक इम्पोर्टेंट है फ्रेडरिक शूमाकर का। ठीक है, तो ये अपना डिस्कशन था पारिस्थितिकीवाद टॉपिक पर। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, यहाँ तक कि सिलेबस में भी अलग अलग नामों से दिया जाता है। मैंने शुरू में बताया ग्रीन पॉलिटिक्स, और IR में ये टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन वाली यूनिट में टॉपिक है RPSC के कॉलेज लेक्चर सिलेबस में। जबकि UGC नेट में ये फर्स्ट यूनिट में है, यूनिट फर्स्ट में, और इसका नाम पारिस्थितिकीवाद इकोलॉजिज्म है। तो कहीं भी हो टॉपिक इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। मैंने ऑल ओवर इसको कवर करने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ रह गया हो तो अपन और नेक्स्ट कभी कवर करेंगे, और कोई नए थिंकर आ गए हो, नई थ्योरीज आ गई, नई बुक्स आ गई, क्योंकि इनके ऊपर अभी भी बहुत सारा काम हो रहा है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन। फिर मिलेंगे अपन किसी एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लाता रहूँ।